नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। दोस्तों, मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट अग्नि परीक्षा से गुजरता हुआ दिख रहा है। गिरावट आती है तो ऐसा लगता है कि शेयर पता नहीं कहां तक गिर जाएंगे। काफ़ी तो गिर ही चुके हैं, 50-50%, लेकिन और कितना गिर जाएंगे। और जब रिकवर होना शुरू होता है तो लगता है कि अपने भाव पर आ जाएंगे। ये एक असमंजस बना हुआ है। और ये कोविड के फॉल, 2022 में जो रशिया यूक्रेन वॉर के समय के फॉल और जो पुराने बड़े बड़े फॉल्स रहे हैं, उनसे लोग को रिलेट कर रहे हैं। लेकिन इस मार्केट को एक्चुअल में इस परिस्थिति में कैसे रिलेट करना है, वो हमारे साथ बिग वॉइस में बताएंगे। जितेंद्र श्रीराम सर जुड़े हैं, सीनियर फंड मैनेजर हैं इक्विटी बड़ौदा BNP पारिबास म्यूचुअल फंड से। जितेंद्र सर, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन सर। गुड आफ्टरनून विवेक जी। आपको और आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर। जितेंद्र सर, इस समय लोगों के मन में एक ही सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है। मैं जियोपॉलिटिकल रिस्क और क्रूड ऑयल पर बाद में आऊँगा। पहले ये पूछना चाहता हूँ सर, किसी की पॉकेट में अगर कुछ पैसे बचे हैं सेविंग अकाउंट में, जो इक्विटी मार्केट में थे, उनके तो ज़्यादातर के पैसे डिप्लॉय हो चुके हैं। मतलब बहुत ही कम लोग बचे शायद जिनके पास अपने पोर्टफोलियो के साइज़ का 20-30% पैसा भी कैश में होगा। वो 5 या 10% पैसे पर ही बचे हुए हैं सर। वो लोग क्या करें जिनके पास छोटा मोटा पैसा बचा हुआ है? वो आखिरी उम्मीद है, 5-10%, 20% पैसा। तो मेरे हिसाब से देखिए, मार्केट में अभी क्या है, बहुत न्यूज फ्लो का बोलबाला है। इन सेंस रोज रात को ट्वीट आता है आपका ट्रुथ सोशल पे प्रेसिडेंट ट्रम्प का, और उसके ऊपर मार्केट उछलने लगता है इधर उधर। सो ये ऐसा माहौल है कि मतलब कोई भी आदमी ये व्यू नहीं बना पा रहा है कि मतलब जंग लड़ा सही में खत्म हो गई, नहीं खत्म हुई, जो भी है। मेरे हिसाब से जंग में मतलब ऐसा है कि ना तो किसी को कोई क्लियर अंदाजा है कि मतलब इजराइल क्या करने वाला है, या ईरान में जो पूरा एक डिस्ट्रीब्यूटेड सा एक लीडरशिप है कि वो क्या करने वाला है। तो उस पे व्यू बना के उसके बेसिस पे पैसा डालना एक तरह से कठिन काम है। लेकिन इसमें जो मेरे हिसाब से जो थोड़ा लंबा कॉल अगर लिया जाए, तो वो ये है कि हम लोग को ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि आगे चल के क्रूड कहाँ सेटल होता है। बिकॉज सबसे बड़ा जो प्रभाव इंडिया पे है वो क्रूड का ही है। बिकॉज इंडिया एक तरह से एक एनर्जी हंग्री कंट्री है। उसके ग्रोथ और उसके जो भी एम्बिशंस हैं, उसको फुलफिल करने के लिए जो भी उसको लगता है, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से इंडिया एनुअली 2 बिलियन बैरल ऑफ क्रूड कंज्यूम करता है। और उस पे जो भी भाव बैठेगा, वही मेन चीज है जो हम लोग को इम्पैक्ट करने वाला है। तो मेरे हिसाब से जो मेन चीज है कि अगर हम सोचें कि जो पुराना एक हैंडल था क्रूड का, हम लोग नॉर्मली एक अजम्पशन लेके चलते थे कि क्रूड 60 और 70 के बीच में घूमेगा। हो सकता है जो न्यू नॉर्मल फॉर क्रूड आए, वो शायद 85-90 के आसपास बैठे। और वो हम लोग को अज्यूम करना पड़ेगा कि दैट विल बी द न्यू स्टैंडर्ड। और उसके हिसाब से अगर हम सोचें तो मे बी हमारा फिस्कल डेफिसिट 20 बेसिस पॉइंट अधिक रहेगा। मे बी हमारा इन्फ्लेशन 25-30 बेसिस पॉइंट्स अधिक रहेगा। और वो हम लोग को एक बेसलाइन बना के चलना चाहिए। और वही है कि ये मेरे ख्याल से जंग का जो भी है वो 1-2 महीने में सेटल हो जाना चाहिए। बिकॉज ईरान के पास लैंड रूट से रीग्रुपिंग या रीआर्मिंग इटसेल्फ का स्कोप कम बचता है। तो जब तक ये सब ड्रोन्स चलते रहेंगे वो चलते रहेंगे। बट होपफुली 1-2 महीने में वो सेटल हो जाना चाहिए। तो अगर आप यूक्रेन से कंपैरिजन करेंगे, तो यूक्रेन में क्या था, नेटो का सपोर्ट फ्रॉम जर्मनी, फ्रांस वगैरह लैंड रूट से काफी था, जो कि ईरान में वो शायद ना हो। तो बहुत ज्यादा दिन तक ये जंग बनी रहे, उसका थोड़ा स्कोप कम है। तो सर, जंग का भी उत्तर मिला, क्रूड ऑयल का भी उत्तर मिला। मेरे दो प्रश्न तो वैसे ही समाप्त हो गए, क्योंकि लोग इसी से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं कि क्रूड ऑयल कहाँ जाएगा और जंग कब ख़त्म होगी। तो आपके हिसाब से ये जंग लंबी नहीं चलने वाली, और क्रूड ऑयल विल प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द मार्केट्स आपके हिसाब से, कि जहाँ क्रूड ऑयल जाएगा उसके रिवर्स मार्केट जाएगा। क्रूड नीचे, मार्केट ऊपर, क्रूड ऊपर, मार्केट नीचे। दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से सर। यस। लेकिन सर, एक चीज जो कि हम ये जानना चाहते हैं, 20% ऑफ आवर रिक्वायरमेंट इज बेस्ड ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, राइट? वहां पर हमारे शिप्स अटके हुए हैं, दुनिया भर के शिप्स अटके हुए हैं। ईरान से एक स्टेटमेंट ये भी आया कि हमने इंडिया से तो हमारे ठीक ठाक चल रहा है और हम
कोई शिप नहीं रोक रहे हैं। वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो अमेरिका की साइड से आ रही है और हमारी तरफ से पैसेज खुला हुआ है ज़्यादातर देशों के लिए। 20% तो सर ये रास्ता रुका हुआ है, बाकी 80% में प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत सारे देशों पर ईरान ने जो मिसाइली हमले किए उसकी वजह से वहाँ प्रोडक्शन ठप हो गया। अब ऐसे में इंडिया के पास विकल्प क्या है इस परिस्थिति से निपटने का? नहीं देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। क्रूड में मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, क्रूड पर से, क्योंकि क्रूड में क्या है, आपके पास मल्टीपल सप्लाई रूट्स हैं। आप जैसे एक है आपका स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज जो आपने बात की जिसकी, उसके अलावा दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया के आपका सुएज कैनाल है जहां पे जेड्डा का पोर्ट भी आता है या जो भी है। आप मतलब उस तरफ से भी सोर्स कर सकते हैं। दूसरा, जैसे अदर सोर्सेस ऑफ सप्लाईज हैं, जैसे नाइजीरियन ऑयल है जो केप ऑफ गुड होप से घूम के आता है, साउथ अफ्रीका से घूम के आता है, वो वाला क्रूड आप सोर्स कर सकते हैं। और ऑब्वियसली आपके पास रशियन क्रूड्स के ऑप्शन है या वेनेजुएलन क्रूड्स के ऑप्शन है, यूएस क्रूड्स के ऑप्शन है। तो वो मेरे ख्याल से इंडिया में एक चीज अच्छी है कि हमारे रिफाइनरीज जो हैं काफी एडवांस्ड हैं। दे कैन प्रोसेस अ गुड मिक्स ऑफ सवर और जो हेवी क्रूड होते हैं उनको भी हम लोग प्रोसेस करने में काफी काबिल हैं। सो टू एन एक्सटेंट मेरे ख्याल से क्रूड में ज्यादा तकलीफ नहीं है। हमारे लिए जो ज्यादा प्रॉब्लम है वो गैस की है, बिकॉज गैस में क्या है, इक्वेशन थोड़ी सी अलग है। अगर आप गैस के जो आंकड़े गिनते हैं तो यूएस एक बहुत बड़ा सप्लायर है गैस का, लगभग दुनिया में मेरे ख्याल से 1/3 हिस्सा जो है गैस सप्लाई वो हेनरी हब या यूएस से आती है। उसके अलावा कतार एक बहुत बड़ा सप्लायर है जो कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बिल्कुल ऊपर बैठा हुआ है। तो जहां पे भी डिस्ट्रप्शन अगर स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज में होता है वहां पे आपका गैस पे ज्यादा इंपैक्ट आता है रादर देन क्रूड। और तीसरा, आपका ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा सप्लायर है। तो हम लोग को गैस में ज्यादा वल्नरेबिलिटी लगती है बजाय क्रूड के। क्रूड में क्या है, भाव ऊपर होगा नीचे होगा, बट मेरे ख्याल से सप्लाई डिस्ट्रप्शन के चांसेस कम है। गैस में एक्चुअली अवेलेबिलिटी में थोड़ा बहुत इश्यू हो सकता है, जो कि आप देख भी रहे हैं कि गवर्नमेंट ने भी थोड़ी राशनिंग की है कि नॉन क्रिटिकल एरियाज जो है, रेजिडेंशियल छोड़ दीजिए या फर्टिलाइजर छोड़ दीजिए, बाकी सब जगह थोड़ा 15 से 20% की कटौती भी की है, क्योंकि मेरे ख्याल से गैस में ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सर आप तो म्यूचुअल फंड में हैं और म्यूचुअल फंड वाले खूब पैसा लगा रहे हैं स्टॉक मार्केट में ऑन ए डेली बेसिस। मतलब जब हम रोज़ डेटा पढ़ते हैं एफ आईज डी आईज का, तो उस पर डी आईज आर ऑलवेज बायर और एफ आईज आर ऑलवेज सेलर। सर म्यूचुअल फंड वालों के बीच में क्या बात होती है? वो एफ आईज की सेलिंग से घबराते तो नहीं है इंटरनली कि उनको इतनी रोज सेलिंग एब्जॉर्व करनी पड़ रही है? घबराहट है और एक मजबूरी भी है कि एसआईपी का पैसा इतना ज़्यादा आके रख जाता है हर महीने कि आपको लगाना ही लगाना है, तो ये अपॉर्चुनिटी भी देखते हो आप, या सर घबराहट है कि एफआईज क्यों जा रहे हैं रोज, हम कब तक संभालेंगे इस मार्केट को? नहीं देखिए, ऐसा कोई कोऑर्डिनेटेड या जॉइंट ऐसी बातचीत तो नहीं होती है, बट ब्रॉडली आई वुड से दैट अगर आप देखें बाजार में तो फोर्थ क्वार्टर एक यूजुअली एक कड़क पीरियड रहता है फॉर टू सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट। एक होता है आपका इंश्योरेंस, क्योंकि काफी लोग टैक्स प्लानिंग के लिए जो इंश्योरेंस वगैरह में पैसा डालते हैं वो उनका काफी कुछ लंपी जो फ्लो आता है वो टुवर्ड्स फोर्थ क्वार्टर आता है, जो कि अभी इंश्योरेंस की तरफ से लग रहा है, जो आप डीआईआई के नंबर्स में देखते हैं। दूसरा है जो पीपीएफ ईपीएफ इन सब के जो उन्हें अपना इक्विटी एलोकेशन पूरा करना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मली उनको एक लिमिट दी जाती है कि आप 15% आपका जो सालाना न्यू एक्रीशन आया है उसमें आप 15% इक्विटी में लगा सकते हैं। तो उनका भी एक मार्च की तरफ एक झुकाव रहता है कि वो थोड़ा सा पैसा अपना जो भी इक्विटी बचा हुआ है वो लगाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये काफी कुछ ना पैसिव प्रोडक्ट्स की वजह से आते हैं, बिकॉज ये लोग जो ईपीएफओ वगैरह हैं वो ज्यादातर ईटीएफ के माध्यम से आते हैं, जैसे कि निफ्टी ईटीएफ हुआ या बैंक ईटीएफ हुआ, इनके थ्रू आते हैं। तो जो आप डीआईआई में फिगर्स देखते हैं इनमें ज्यादातर ये पैसिव फ्लोज का प्रभाव है, और ज्यादातर ये एक तरह से मैं बोलूं तो इंश्योरेंस और इन सब का भी इनफ्लो आ रहा है। अगर आप मोटा मोटा देखें तो देखिए, एक तरह से ये है कि अगर आप इमर्जिंग मार्केट में भी ध्यान देंगे ना, तो जैसे हम लोग एक ब्रिक्स का एक बीच में एक फैट चला था, ब्राजील रशिया इंडिया चाइना, इसमें भी अगर आप थोड़ा सा इसको स्प्लिट करते हैं ना, ब्राजील रशिया एनर्जी एक्सपोर्टर्स,
इंडिया चाइना और एनर्जी इंपोर्टर्स। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर आप राइजिंग क्रूड का एक दौर आता है तो इंडिया चाइना टिपिकली टेंड टू फेयर पुअरर बिकॉज वी आर एनर्जी हंग्री कंट्रीज। जो एनर्जी प्रोड्यूसर्स रहते हैं उनका थोड़ा मार्केट और एफआईएस का ज्यादातर झुकाव उस तरफ जाता है। तो ऐसा माहौल है कि अगर क्रूड ऊपर की तरफ रहता है तो यू विल सी कि थोड़ा सा जो इंडिया का जो फेवर रहता है वो थोड़ा कम हो जाता है, और इंडिया चाइना का फेवर कम हो जाता है, और ब्राजील रशिया का फेवर थोड़ा बढ़ जाता है। बट ये सब फेजेस है मार्केट में। जैसे जिस दिन क्रूड या ये वॉर संभलेगा या क्रूड नीचे आने की स्थिति में होगा तो यू विल फाइंड कि एफआईएस वापस इंडिया चाइना की तरफ झुकाव बढ़ा देंगे, ब्राजील और रशिया की तरफ झुकाव कम कर देंगे। तो वो एक पीरियोडिक फेज रहता है उनका। इसलिए उसमें मेरे को बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं रहता है कि आज के तारीख में एफआईआई बॉन्ड निकल रहे हैं या कुछ है। जितेंद्र सर, इस समय मार्केट में दो तरह के लोग हैं। एक जो पैनिक में है, जो मार्केट से जिनका मन उतर गया है, जो केवल स्टॉक मार्केट में प्ले करते हैं, जिन्होंने म्यूचुअल फंड्स में प्ले नहीं किया था, वो तो फिर भी एक बार को वो भी अब अपनी एनएवीज चेक कर लेते हैं और वो देखते हैं कि 25% 30% का उनको भी डेंट लग चुका है। लेकिन बहुत सारे जो इक्विटी मार्केट में प्लेयर हैं जिन्होंने प्रोमिनेंट शेयर्स में पैसे लगाए थे, फॉर एग्जांपल मैं शेयर रिकमेंडेशन नहीं पूछूंगा, केवल मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कुछ शेयर्स 2 साल के हाई से, फॉर एग्जांपल अदानी ग्रीन, फिलिप्स कार्बन, एसडब्ल्यू सोलर, आदित्य बिरला फैशन, जी एंटरटेनमेंट, गेल और बहुत सारी नंबर ऑफ कंपनीज हैं सर जो कि 50-50 60-60% अपने 2 साल के हाई से नीचे आ चुकी हैं। इनकी लिस्ट अगर हम बनाने जाएंगे तो शायद 2000-3000 शेयर बन जाएंगे, जो कि 30% से लेकर 60-70% तक नीचे हैं। सर, पैनिक में भी हैं लोग और वैल्यू बाइंग वाले सेगमेंट में भी हैं लोग जो वैल्यू बाय करना चाहते हैं। आप किसके साथ जाएंगे सर, पैनिक वालों के साथ कि पैनिक वाले सही सोच रहे हैं या वैल्यू बाय वाले सही सोच रहे हैं? मेरे हिसाब से तो जब भी मैं अगर ऐसा लिस्ट देखूंगा जस्ट शेयर 50 70 80% नीचे है, मैं तो ज्यादा वैल्यू की तरफ ही मेरा झुकाव रहता है। क्योंकि देखिए, हमेशा ना मेरा एक जनरल फिलॉसफी रहता है कि मैं कैश फ्लो पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। तो अगर कैश फ्लो अगर कंपनी की कड़क है, दो चीजें हो सकती हैं। कंपनी में खुद कैश फ्लो की नैया ही डूब रही है और उसका कैश फ्लो ही कमजोर होता जा रहा है, तो शायद वो कंपनी में जो जो शेयर की गिरावट आई है वो मे बी जस्टिफाइड भी हो। लेकिन जहां कैश फ्लो ठीक ठाक चल रही है, मे बी 5-10% के प्रतिशत उसमें कुछ ऊपर नीचे हुआ हो, लेकिन अगर मार्केट करेक्शन उससे बहुत ज्यादा अधिक हुआ है, मेरे ख्याल से वो एक तरह से एक रिव्यू के लिए तो बैठता है कि उसको देखें और उसको समझें कि ये प्रॉब्लम टेम्पररी है कि परमानेंट है। और अगर अपने को लगता है वो टेम्पररी है तो मे बी शायद वो स्टॉक में जाना चाहिए। क्योंकि ये सब एक तरह से ना, जैसे आपने एक बोला कि एक इन्वेस्टर एक पैनिक में, काफी लोग जो नए आए हैं कोविड के बाद आए हैं, उन्होंने शायद कभी एक तरफा ही साइकिल देखा है। उन्होंने जैसे काफी इन्वेस्टर हैं जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देख चुके हैं या टेक का मेल्टडाउन देख चुके हैं, वो जानते हैं कि मार्केट में हमेशा साइकिल्स आती हैं, कभी एक ऊपर का झुकाव रहता है, कभी नीचे का झुकाव रहता है, और उन्होंने ये सब साइकिल देखे हुए हैं। तो उन्होंने ये भी देखा है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाजारी 30% 25% करेक्ट हो जाता है और आपको 1-2 साल शायद रिटर्न ना बने। तो वो एक दौर होता है मार्केट का, वो जब वो एक करेक्शन आती है, वैल्यूएशन की भी करेक्शन आती है, अर्निंग्स की भी करेक्शन आती है, वो हो जाता है। तो जो पैनिक वाले होते हैं वो नॉर्मली ये नए लोग होते हैं जिन्होंने कभी वो साइकिल देखा नहीं। उनको लगता है बाजार में पैसा बनाना बहुत आसान काम है और उन्होंने खाली एक तरफा साइकिल देखा है। तो वो एक तरह से एक रियलिटी हो या सैनिटी चेक आप बोल लीजिए, वो आता है और उनको भी एक बार क्या बोले, एक तरह से वो बाजार में अपना फीस भरना पड़ता है उनको। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट बात है ही सर। लेकिन इस समय बहुत सारे लोग थे जो कि ये सोचते थे कि इंडियन मार्केट की वैल्यूएशन महंगी है, इसलिए एफआईज साउथ कोरिया में जा रहे थे, जापान में जा रहे थे, वहाँ पर उन्होंने एआई को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें हमारे से बेहतर की, इसलिए लोग वहाँ चले गए थे एफआईज। अभी सर इंडियन मार्केट की वैल्यूएशन को लेकर भी अभी कोई चिंता बची है या अब सब कुछ ठीक है, हम उन लेवल्स पर आ गए हैं? देखिए, वैल्यूएशंस पे अगर आप बात करेंगे तो वैल्यूएशंस मेरे ख्याल से अभी नॉर्मल लेवल पे आ गई है। लेकिन मैं इसमें एक बड़ा कैविएट ये रखूंगा कि ऐसा कभी नहीं होता है कि मार्केट हमेशा एवरेज या मीडियन पे आके
सेटल हो जाता है। जैसे आपकी एक्सेसेस होती है मार्केट में कि कभी कभी वैल्यूएशन मीडियन से थोड़ी ऊपर चली जाती है, वैसे ही कभी कभी पेसिमिज्म भी इतनी बढ़ जाती है कि मार्केट की वैल्यूएशन मीडियन से कभी कभी थोड़ी नीचे भी आ जाती है। तो मैं ये बोलूंगा कि वो जोन आ गया है जब आप बाजार को ध्यान से देखें और जहां आपको कंफर्ट हो स्टॉक्स में वहां पे जाएं। पर ये जरूर ध्यान में रखें कि 5-10% आपको आगे चल के वो नीचे भी मिल सकते हैं, क्योंकि कभी प्रोफेशनल स्टोरी, आप रिटेल इन्वेस्टर का तो छोड़ दीजिए, प्रोफेशनल्स को भी कभी ये नहीं होता कि वो एग्जैक्ट बॉटम पे स्टॉक को पकड़ेंगे, एग्जैक्ट टॉप पे को बेच के जाएंगे। वो इतनी बड़ी बढ़िया टाइमिंग किसी की भी नहीं रहती। वो शायद एक सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर की हो सकती है, अपनी नहीं होती है वो। बिल्कुल ठीक बात है सर। अच्छा सर, एक चीज़ बताएं, प्रधानमंत्री साहब ने ये बोला कि हमें ग्रीन एनर्जी पर दोबारा फोकस करने की ज़रूरत है। हम करते भी आ रहे हैं पिछले 10 सालों से, और हमें बहुत सारे ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की तरफ ध्यान देना होगा। म्यूचुअल फंड्स वालों ने, सारे फंड मैनेजर्स ने उनकी इस स्पीच को सुना। आप लोगों ने सर कुछ उसके चलते कुछ अपनी थीमेटिक कुछ सोचना शुरू किया है कि अब इंडिया को अगर इस परिस्थिति का सामना करना पड़ा, फॉर एग्जांपल हमने कोविड के समय पे होटल स्टॉक्स को करीब 70% तक गिरते हुए देखा था, और उसके बाद चले तो वही शेयर सबसे ज़्यादा चले, सबसे ज़्यादा टूरिज्म ही प्रॉस्पर हुआ जो कि सबसे ज़्यादा हिट हुआ था। तो इसी तरह से अब अगर ऑयल एंड गैस में हिट हो रहा है तो हम ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स पर दोबारा स्टोरी बन रही है या नहीं बन रही है? देखिए, ओवरऑल एक तरह से ये है कि एक डाइवर्जन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, जो आप पेट्रोलियम, डीजल वगैरह आप जो भी बोल रहे हैं उनको, उनसे एक हटके थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी। सी इंडिया का अगर आप ढांचा देखें या हमारी जो रिसोर्सेस हैं, हम लोग शायद थोड़े कमजोर हैं ऑन और ऑयल एंड गैस सेक्टर। इन सेंस हमारे पास उतने ज्यादा रिजर्व नहीं है जैसे ब्राजील के पास हो या किसी और देश के पास हो। लेकिन हमारे पास ब्लेसिंग है कि हमारे पास बहुत ज्यादा कोल की अवेलेबिलिटी है। तो ये है कि एक तरह से आपको शायद कोल की तरफ ज्यादा झुकाव हो जाएगा। तो हम लोग पावर इक्विपमेंट पे एज सच काफी पॉजिटिव है। उसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा, जो स्पीच में एक तरह से एक स्ट्रेस दिया गया, कि हम लोग को ज्यादातर और ग्रीन और न्यूक्लियर और इस तरफ भी ज्यादा झुकाव देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को अगर डाइवर्सिफाई करना पड़े फ्रॉम ऑयल इंपोर्ट्स की दूसरी तरफ हम लोग जाएं, तो उसके लिए थोड़ा और ध्यान इन सब एरियाज में भी। तो इनमें भी काफी सारे इक्विपमेंट प्रोवाइडर्स हैं। देखिए, ये सब थोड़े लॉन्ग जेस्टेशन वाले कार्यक्रम है। सोलर उतना लॉन्ग जेस्टेशन नहीं है, लेकिन अगर आप न्यूक्लियर का स्कोप लें या बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का देखें, ये सब में 7 से 10 साल लग जाते हैं बनाने में। तो ये हो सकता है कि आपको जो यूटिलिटी जो ये लगा रही हो, उसमें वो अपसाइड दिखने में थोड़ा समय लग जाए, लेकिन जो इक्विपमेंट सेलर्स हैं इनको, उनमें शायद आपको बेनिफिट थोड़ा जल्दी मिल जाए, क्योंकि ये इक्विपमेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलेशन ही देना चालू कर देंगे। तो उसमें आपको शायद बेनिफिट थोड़ा जल्दी आ जाए। बिल्कुल ठीक है सर। ये तो आपने अच्छी एक चीज़ बताई कि पावर से पहले पावर इक्विपमेंट की डिमांड बढ़ेगी, तो वहाँ पर फोकस करना चाहिए। सर, पावर उपकरण के साथ साथ अगर वहाँ पर कुछ और नए सेक्टर्स जो आपने हाल फिलहाल में पिछले 1 महीने में आइडेंटिफाई किए हो कि ये सेक्टर हैं जहाँ पर कि रिलेटिवली मुझे लगता है सेफ्टी हमें ज़्यादा रहेगी फॉर ए लॉन्ग टर्म पीरियड, और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि थोड़ा सा आपको लगता है कि इनसे अभी दूर रहते हैं, बाद में सोचेंगे, इनको अभी नहीं सोचना है फिलहाल, तो वो कौन से सेक्टर्स हैं सर? तो अगर मैं देखूं तो सेक्टर्स जिनमें थोड़ा अभी व्यू थोड़ा नियर टर्म खराब है, वो एक शॉर्टर लिस्ट है। जैसे कि आप देख लें, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, बिकॉज आपको दिख रहा है कि आपके इनपुट कॉस्ट बढ़ रहे हैं और आपके आउटपुट कैप है, प्राइसिंग कैप है। तो आपको थोड़ा बहुत प्रेशर वहां आने ही वाला है, मार्जिन पे नियर टर्म मार्जिन प्रेशर आएगा। या फिर जो कि क्रूड से डेरिवेटिव्स बनाते हैं, जैसे आपके पेंट्स हुए, टायर्स हुए, ये सब जो डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज हैं, इनमें थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा मार्जिन में। तो वो थोड़े बहुत, इवन क्रॉप केमिकल्स फॉर दैट एग्जांपल, वो सब में भी थोड़ा प्रेशर रहेगा, बिकॉज काफी कुछ जो उनके इनपुट मटेरियल्स हैं वो क्रूड लिंक्ड रहते हैं। क्रूड का भाव बढ़ा तो आपका सब कुछ ही, पूरा सप्लाई चेन ही आपका बढ़ने लगता है। तो वो अवॉइडेंस लिस्ट में आ गए, या थोड़ा जहां पे वेटेज कम करना चाहिए। दूसरा है जो पोटेंशियली गेन कर सकती हैं। तो एक तो ये है कि जो आपको जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी या ग्रीन एनर्जी या पावर इक्विपमेंट है, उनमें एक फायदा है। दूसरा, आप ये भी देखेंगे कि पैरेलली ये भी हो रहा है कि इस बार की गर्मियों में ऐसी आशा है कि बहुत ज्यादा गर्म रहने वाला है। तो उसके चलते आपका थर्मल पावर जो है वो भी काफी, उसमें भी थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। तीसरा ये है कि जो एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स हैं उनको थोड़ा फायदा रहेगा, बिकॉज किसी भी एनालिस्ट ने अपने बेस
बेसलाइन नंबर में 93-94 का रुपी डॉलर डाला नहीं था, तो आपको वहां पे अर्निंग्स में थोड़ी बहुत इम्पैक्ट दिख सकती है पॉजिटिवली। तो वेदर वो फार्मा सेक्टर हो या आईटी सेक्टर हो जिनमें एक्सपोर्ट्स काफी अधिक मात्रा में हो, उन सब सेक्टर्स को भी फायदा होना चाहिए। तो वो सब सेक्टर्स हम लोग थोड़े पॉजिटिव हैं एट द मार्जिन। बिल्कुल ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन, ये रुपया कहाँ तक जाने वाला है? सर नियर टर्म में अगर मैं देखूं तो अगर मेरे हिसाब से 1-2 रुपए का ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से डाउनसाइड नियर टर्म में हो सकता है। अगर अगर वॉर सेटल कर जाए और क्रूड का जिस तरह से उछाल हुआ है वो थोड़ा बहुत सेटल कर जाता है 85 में, मेरे ख्याल से रुपी थोड़ा स्टेबल होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है कि अगर बाई चांस ये वॉर बहुत दिन खिंचता रहा जैसे जो रशिया, जो इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, तो रुपी में और वीकनेस देखने को मिल सकती है, बट मुझे उसके चांसेस बहुत कम लगते हैं। ठीक है, ठीक है जितेंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, बहुत कुछ जानकारियाँ मिली कि इस समय किस तरह से आप लोग सोच रहे हैं और किस तरह से हमें सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। तो ये थे जितेंद्र सर जिन्होंने बताया कि इस समय देखिए मार्केट की स्थिति क्या है, कि आपको कच्चे तेल पर थोड़ा सा व्यू नज़र पैनी रखनी होगी। दूसरा कि जियोपॉलिटिकल रिस्क 1 से 2 महीने में शांत हो जाएगा, और कुछ एक सेक्टर जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं वो थोड़े से सेफ हैं, और जो थोड़े से क्रूड ऑयल रिलेटेड हैं अभी उनसे दूर रहना है उन सेक्टर से। और सर ने ग्रीन एनर्जी पर फोकस करने के लिए बोला, और साथ ही बोला कि इक्विपमेंट कंपनियां सबसे पहले फ़ायदा उठाएंगी। तो ये सब क्रक्स ऑफ द मार्केट और वैल्यू बाय करने का सबसे बेहतरीन मौका इस समय है। लेकिन आपको कंपनी चुनने से पहले कैश फ्लो उसके देखने जरूरी होंगे कि कैश फ्लो ठीक चल रहे हैं तो कंपनी में एवरेजिंग करें, जो 50-60% शेयर गिर गए हैं उनमें। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।